वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि मंगल दोष की क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जब हम शादी के लिए कोई भी मैचिंग करते हैं तो जनरली ये कहा जाता है कि ये जो है लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है और इनकी जो आपस में कंपैटिबिलिटी है या मैचिंग है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें सिंपल एक रूल का जो हम मंगल दोष के लिए कहा जाता है वो अगर दूसरी इसके साथ ये कॉम्बिनेशंस हैं तो वो क्या रूल आउट हो जाता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम मैरिज की बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल दो लोगों के आप हॉरोस्कोप को चेक करते हैं विच आर गोइंग टू लिव टुगेदर अंडर, आप चाहे उसको किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट या सीक्रेट या ओपन किसी भी कंडीशंस के अंदर दे हैव डिसाइडेड टू लिव टुगेदर, तो उन लोगों की आगे की लाइफ कैसे होने वाली है इस चीज़ को हम एस्ट्रोलॉजिकली चेक करने की कोशिश करते हैं। ये माना जाता है कि जब हम मैचिंग करते हैं तो उसके अंदर सभी प्लैनेट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि कहा जाता है कि 7th जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउस जो है वो आपका मैरिज का हाउस है। तो 7th हाउस उसकी लॉर्डशिप एंड देन कारक। जब हम किसी फीमेल की बात करते हैं तो उसके लिए जुपिटर जो है वो उसके लिए शादी का कारक है और मेल चार्ट के अंदर शुक्र वीनस जो है वो उनके मैरिज का कारक बनता है। इसी तरह से क्या उनकी शादी शुदा लाइफ या उनका मैरिटल लाइफ जो है वो कितनी सक्सेसफुल होगी, कितने वो लोग खुश रहेंगे आपस में, उसका बाकी प्लैनेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसके अंदर मंगल का एक खास रोल माना जाता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी शादीशुदा जिंदगी आपकी अच्छी है तो ये आपके लिए स्वर्ग है, नहीं तो आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल एक हेल होने वाली है। कुछ मंगल की जो माना जाता है कि जो प्रेजेंस है 1st में, 2nd में, 4th में, 7th में, 8th में एंड 12th में, इन सब का जो इफेक्ट है वो आपके मैरिटल लाइफ के ऊपर आता है। ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल का इफेक्ट क्यों आता है इसको हम अपने पहले के एक एपिसोड में डिटेल में समझा चुके हैं कि मंगल दोष जो है मांगलिक, क्या हम उसे इग्नोर कर सकते हैं मैरिटल मैचिंग के अंदर या नहीं, जिसके अंदर हमने डिटेल में ये समझाया कि क्यों मंगल का इन हाउसेस में होने से इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है और वो इफेक्ट आपकी मैरिटल लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। तो जब हम कहते हैं कि ये 6 हाउसेस जो 1st, 2nd, 4th, 7th, 8th एंड 12th जब इनमें मंगल आके विराजमान हो जाते हैं तो उस केस के अंदर आपको कहा जाता है कि इसमें मंगल दोष है या लड़का या लड़की मांगलिक है। और अगर यही दोष दोनों के अंदर मंगल दोष है, दोनों मांगलिक हैं, तो फिर उसके बाद आप ये मानते हैं कि ये मैचिंग एक अच्छी मैचिंग है। लेकिन बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनके होने से ये मंगल दोष जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर मंगल चाहे 1st, 2nd, 4th, 7th, 8th एंड 12 हाउसेस में हो लेकिन अपनी राशि में हो, यानी कि अगर वो एरीज और स्कॉर्पियो में होके इन हाउसेस में बैठा है, यानी कहने का अगर आप एरीज लग्न है और आपका मंगल एरीज के अंदर है तो उसे आप मंगल दोष नहीं मानते हैं। यानी मंगल जब अपने घर का हो जाता है तो वो किसी भी हाउस में बैठे उसके ऊपर मंगल का दोष नहीं लगता है। ये एक कंडीशन है। उसके बाद दूसरी कंडीशन और है कि जब मंगल 4th एंड 7th हाउस के अंदर बैठता है और वो जो शुक्र का अगर उसकी लॉर्डशिप है उस हाउस की, तो भी मंगल का दोष खत्म हो जाता है। मतलब कि जब अगर सपोज आप ये कहते हैं कि आपका 4th हाउस जो है वो टॉरस है या लिब्रा का है, यानी कि अगर आपका जो जेमिनी लगन है तो उस केस में अगर आपका जो 7th के अंदर आ रहा है
कैंसर लगन है अगर आपका, और आपकी जो लॉर्डशिप है 4th हाउस की वो लिब्रा की है, उस केस के अंदर आप अगर मंगल वहां पे बैठे हुए हैं तो उस केस में आपको मंगल दोष नहीं लगेगा। सिमिलरली जब आपका एरिस लग्न है और तुला जो है आपका सप्तम की लॉर्डशिप हो जाती है, जो कि जिसकी लॉर्डशिप वीनस है, तब भी आपको अगर सप्तम में मंगल बैठे हैं तो आपका जो मंगल दोष है वो कैंसिल हो जाएगा, वो मंगल दोष नहीं माना जाएगा। एक तीसरी कंडीशन है, अगर आपका दूसरा घर के अगर लॉर्डशिप बुध की है, इसका मतलब अगर दूसरे घर में जैमिनी है या वर्गो है, मतलब अगर आपका टॉरस लग्न है या आपका लियो लग्न है, उस केस के अंदर जो 2nd हाउस की लॉर्डशिप है वो मरकरी की हो जाएगी। और इस केस के अंदर जब अगर मंगल 2nd हाउस में बैठा है तो उसका जो मंगल दोष काउंट नहीं किया जाता है। इसी तरह से अगर मंगल सन, मून या शनि इनमें से किसी भी हाउस की लॉर्डशिप के घर में बैठा हुआ है, उस केस के अंदर भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। मतलब अगर आपका कैंसर लगन है तो आपका जो कैंसर 4 है वो उसकी लॉर्डशिप जो है वो मून की हो जाती है। उस केस में अगर मंगल आपका लगन के अंदर बैठा है तो वो मांगलिक दोष नहीं माना जाता और वो कैंसिल हो जाता है, हम उसे एज ए कंसिडरेशन नहीं लेते हैं। इसके अलावा फिर आगे अगर अनदर कंडीशन, अगर आपका मंगल इन सब कंडीशंस के अलावा भी बाकी 6 हाउसेस में है, 1, 2, 4, 7, 8, 12, लेकिन उसके ऊपर आपके मोस्ट बेनिफिक जैसे जुपिटर, वीनस या ब्राइट मून या मरकरी उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस केस के अंदर भी आपका जो मंगल दोष है वो कैंसिल हो जाता है। अनदर पॉइंट, अगर मंगल आपका 8th हाउस में है लेकिन उसकी जो लॉर्डशिप है वो जुपिटर की है, उस केस के अंदर भी हम ये मानते हैं कि जो नेटिव है उसका मंगल दोष नहीं माना जाता है। लास्ट पॉइंट, अगर मंगल इन हाउसेस में होके चर राशि में बैठा हुआ है, मूवेबल साइन में बैठा हुआ है, यानी कि मूवेबल साइन आपके कौन से हो गए 1, 4, 7, तो अगर ये इन राशि के अंदर बैठा हुआ है उस केस के अंदर भी मंगल दोष जो है वो नहीं माना जाता। यानी कि अगर आपका जो अगर एक के लगना आपका एरीज है और मंगल वहां बैठा है तो सभी कंडीशन से, चाहे उसकी लॉर्डशिप भी मंगल की हो गई, वो वैसे भी चर साइन हो गया, तो उस केस के अंदर ये दोष नहीं माना जाएगा। तो आपको ये पहले सिर्फ इनकी प्लेसमेंट को देख के, मंगल की प्लेसमेंट को सिर्फ देख लेने से आप ये मत कंसीडर करिए कि मांगलिक दोष है और दोनों में से कोई मांगलिक है या नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी देखनी है कि क्या एक्सेप्शंस रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अगर वो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं तो इस केस में आपको उस मैचिंग के अंदर मंगल दोष की कंसीडरेशन नहीं करनी है। आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।